दोस्तों, यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और काम करते करते आपको 2-3 साल हो चुके हैं और 2-3 साल काम करने के बाद भी यदि आपको इस प्रकार का जो सिंपल सिंपल ड्राइंग जो होती है वो ड्राइंग भी पढ़ना नहीं आता है, तो शायद आपको कोई भी ये सिखा नहीं रहा है। और यदि आपके कंपनी में कोई ड्राइंग पढ़ना आपको नहीं सिखा रहा है तो घबराइए मत, मैं आपको आज के इस क्लास में अच्छे तरीके से ड्राइंग पढ़ना सिखा दूंगा। देखिए, यहां पे मेरे पास में एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में यहां पे दो टाइप का ड्राइंग दिया गया है। पहला तो यहां पे इतना जो ड्राइंग आप देख रहे हो ये ड्राइंग होता है पावर वायरिंग का ड्राइंग। इसके बाद ये जो यहां पे ड्राइंग है, इस पावर वायरिंग के ड्राइंग के जरिए यहां पे दो अलग अलग मोटर, जैसे कि आप देखोगे मोटर 1 और मोटर 2 को चालू बंद करने के लिए 3 फेज का पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद ये जो हमारा मोटर है ना, ये दोनों मोटर, इसी को चालू करने के लिए यहां पे कंट्रोल वायरिंग दिया गया है। अब इनको रीड कैसे करना है, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज तो आप देखोगे यहां पे हमारे पास में आर, वाई, बी और न्यूट्रल, चार चीजें यहां पे अवेलेबल है। आर फेस, वाई फेस, बी फेस और न्यूट्रल सप्लाई यहां पे अवेलेबल है। अब इन सभी पावर सप्लाई को ले जाके डायरेक्टली यहां पे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कनेक्ट किया गया है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, या फिर ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये सिंबल होता है फ्यूज का। अब फ्यूज कैसा होता है यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको यहां पे डायरेक्टली फ्यूज को दिखा देता हूं कि फ्यूज आखिर दिखता कैसा है। आप देख सकते हो यहां पे ये हमारा फ्यूज होता है। इसी फ्यूज का सिंबल वहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं। जैसे कि आप देखोगे यहां पे ये सिंबल जो है, ये सिंबल इसी वाले फ्यूज का है। तो आपको समझ में आ गया ये फ्यूज आखिर क्या चीज है। अब फ्यूज जो है ना, उससे पावर सप्लाई जो जा रहा है वो पावर सप्लाई यहां से होते हुए डायरेक्टली यहां पे इस वाले डिवाइस के साथ कनेक्ट किया गया है। अब ये आखिर डिवाइस क्या है, ये वाला डिवाइस जो इतना देख रहे हो ये क्या चीज है। देखिए, ये होता है कॉन्टेक्टर। आपने देखे होंगे कंपनी में या फिर आपके घरों में जो स्टार्टर होती है, कंपनी में जो पैनल्स होते हैं, उसमें पावर सप्लाई को आगे फ्लो करवाने के लिए, उसको चालू और बंद करने के लिए हम कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब कॉन्टेक्टर कैसे दिखता है तो वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये हमारा होता है कॉन्टेक्टर, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्टर। और कॉन्टेक्टर में यहां पे आपको मिलने वाला है पावर टर्मिनल। जैसे कि आप देखोगे यहां पे L1, L2, L3 तीन टर्मिनल दिया गया है। अब इन तीनों टर्मिनल पे पावर सप्लाई कहां से आ रहा है तो फ्यूज से। तो फ्यूज जो होगा ना, फ्यूज पे जो आर फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया होगा वो पावर सप्लाई यहां पे आएगा, वाई फेस का पावर सप्लाई यहां पे और बी फेस का पावर सप्लाई इस जगह पे आएगा। उसके बाद यहां पे देखोगे T1, T2, T3 टर्मिनल है। इस टर्मिनल के साथ में इस प्रकार का एक ओवरलोड रिले आगे इस्तेमाल किया गया होगा। उस ओवरलोड रिले का जो यहां पे पिन निकला हुआ है ना, इन सभी पिन को हम यहां पे डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, जो भी पावर सप्लाई हम यहां पे और यहां पे कनेक्ट करेंगे वो पावर सप्लाई डायरेक्टली इस जगह से निकलेगा। वही चीजें यहां पे ड्राइंग में बताया गया है। जैसे कि आप देखोगे यहां पे जो हमारा ड्राइंग है, इस ड्राइंग में यहां पे कॉन्टेक्टर लगाया गया है, इसके नीचे में यहां पे ओवरलोड रिले को लगाया गया है। जो मैं आपको ओवरलोड रिले दिखाया ना, उसको मैंने यहां पे बताया कि कॉन्टेक्टर के नीचे में कनेक्ट करना होगा, उसी जगह पे ये वाला भी कनेक्ट किया गया है। तो ये हमारा जो सिंबल है, ये सिंबल जो आप देख रहे हो ये होता है ओवरलोड का। और यहां पे जो आप इतना सिंबल देख रहे हो ये होता है कॉन्टेक्टर का सिंबल। अब यहां पे ओवरलोड रिले जो है ना, इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई जा रहा है और ये पावर सप्लाई किसी एक मोटर को चालू करने के लिए दिया जा रहा है। अब दूसरा मोटर जो है उसको पावर सप्लाई देने के लिए यहीं से पावर सप्लाई का लूपिंग किया गया। आप देखोगे यहां पे क्या आ रहा है, आर फेस का पावर सप्लाई आ रहा है, तो इसको ले जाके यहां पे कनेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद सेकंड टर्मिनल जो यहां पर है, आप देखोगे ये सेकंड टर्मिनल जो है इस पे यहां पे वाई फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है। तो इसी जगह से एक वायर का लूपिंग करके सेकंड वाले टर्मिनल पे वाई फेस कनेक्ट किया गया है। इसके बाद यहां पे तीसरा टर्मिनल जो है ना, तीसरे टर्मिनल पे यहां पे बी फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है। तो बी फेस के पावर सप्लाई को लाके तीसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब कि यहां पे एक दूसरा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, इस कॉन्टेक्टर को भी आर, वाई, बी तीनों फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है। अब देखोगे यहां पे ये जो कॉन्टेक्टर है, इसी कॉन्टेक्टर के नीचे में यहां पे एक ओवरलोड रिले लगाया गया है। ये जो सिंबल देख रहे हो ये सिंबल पूरा का पूरा इसी के जैसे है। तो ये जो ओवरलोड रिले है ना, यहां पे एक और ओवरलोड रिले लगा हुआ है और इसके जरिए पावर सप्लाई हमारा जो है वो पावर सप्लाई किसी दूसरे मोटर को जा रहा है। तो इतना पावर वायरिंग तो आपने समझ लिए। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, यहां पे न्यूट्रल सप्लाई जो है, न्यूट्रल सप्लाई को डायरेक्टली आगे लेके जा रहे हैं। कहां पे जा रहा है वो आगे हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो इतना चीजें क्लियर हो गया। अब देखोगे यहां पे जो हमारा पावर सप्लाई आ रहा है, उस पावर सप्लाई के साथ में यहां पे एक डिवाइस कनेक्ट किया गया है और इस डिवाइस के ऊपर में लिखा हुआ है V और A।
V का मतलब आपको मालूम होगा क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है ना, उस मीटर का यहां पे कनेक्शन किया गया है, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर यहां पे कनेक्ट किया गया है। उसके बाद A का मतलब होता है अमीटर, तो अमीटर को भी यहां पे कनेक्ट किया गया है। मतलब कि पावर सप्लाई जो फ्लो हो रहा है उसमें आखिर वोल्टेज कितना है, प्लस इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना है, उसको मेजर करने के लिए यहां पे वोल्ट मीटर अमीटर लगा हुआ है। अब यहां पे एक चीज और देखोगे, एक चीज लगा हुआ है यहां पे, और इसके सामने लिखा हुआ है सीटी। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। आपको मालूम है यदि ज्यादा करंट फ्लो होता है तो उसको हम डायरेक्टली अमीटर के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, उसको हम सीटी के जरिए लेके जाते हैं, जिससे कि सीटी हमारा पावर सप्लाई को मेजर कर सके और उसका फीडबैक जो है हमारे जो मीटर होती है, मीटर को प्रोवाइड कर दिया जाए और मीटर हमें बता दे कि आखिर कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज वहां पे अवेलेबल है। तो यहां पे आप देखोगे मेरे पास में अमीटर और वोल्ट मीटर वाली एक मीटर है, जिसके अंदर यहां पे करंट दिखाया जा रहा है और यहां पे वोल्टेज को बताया जा रहा है। मतलब कि मेरा जो पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई में जो भी वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज मुझे यहां पे देखने को मिल जाएगा, और जो भी यहां पे करंट होगा वो करंट मुझे इस वाले डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। वैसे ये जो मीटर का पिक्चर मैंने लगाया ये डीसी वाली है, लेकिन समझ लीजिएगा कि एसी वाली मीटर भी आपको सेम इसी प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब इसका कनेक्शन करने के लिए ना आपको यहां पे इस प्रकार का सीटी जो आता है ना, सीटी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। जो सीटी में आपको बता रहा था वो सीटी ये वाला है। अब इस सीटी में देखोगे यहां पे दो वायर है, एक ये वाली वायर और ये वाली वायर। इन दोनों वायर का एक नाम होता है, जैसे कि रेड वायर जो होगा उसका नाम S1 होगा और ब्लैक वाली वायर का नाम S2 होता है। अब ये जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर को लाके इस वाले मीटर के पीछे में आपको टर्मिनल मिलेगा जहां पे S1 S2 लिखा होता है, उसी के साथ में इन दोनों वायर को इस प्रकार से कनेक्ट करना होता है। इसके बाद इस मीटर को ऑपरेट करने के लिए, मतलब कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए, इसको हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई भी प्रोवाइड डायरेक्टली करना पड़ेगा। मतलब कि इस मीटर के पीछे यदि आप देखोगे तो टोटल आपको यहां पे 4 टर्मिनल मिलेगा, जैसे कि मैं यहां बनाता हूं 1 2 और इसके अलावा 3 4, 4 टर्मिनल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो टर्मिनल होगा इसका नाम हो जाएगा S1, इसका नाम S2 कर देते हैं, इसको लिख देते हैं V1 और इसको लिख देते हैं N। इस प्रकार से आपको, या फिर यहां पे P लिखा हुआ मिल जाएगा, इस प्रकार से आपको टर्मिनल मिलेगा। अब क्या करोगे, ये जो रेड वायर है इस वायर को यहां पे कनेक्ट करना होगा, और जो ब्लैक वाली वायर है इसको लाके यहां पे S2 पे कनेक्ट करना होता है। इसके बाद यहां पे जो आपका फेज सप्लाई होगा, जिसका वोल्टेज मेजर करना है, उसको लाके यहां पे कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल सप्लाई को लाके यहां पे कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से कनेक्शन करने पे ये मीटर आपका वोल्टेज करंट को दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए हमारा जो ड्राइंग है ना, उस ड्राइंग में एक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट किया गया है, जैसे कि ये वाला डिवाइस। ये डिवाइस जो होता है ना, सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है। सिंगल फेस प्रिवेंटर क्या होता है, यदि आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि जो हमारा पावर सप्लाई यहां पे फ्लो हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला 3 फेस पावर सप्लाई यहां से फ्लो होगा, तो पावर सप्लाई में यदि वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज कम ज्यादा हो जाता है, चाहे वोल्टेज कम हो जाए, चाहे वोल्टेज बढ़ जाए, या फिर आपका एक फेस का पावर सप्लाई गायब हो जाए, तो इस कंडीशन में मोटर को हमें रन नहीं करवाना होता है। और वही रन ना करवाने के लिए, और मोटर को रन ना करवाने के लिए हमें यहां पे इस वाले डिवाइस को यूज करना पड़ेगा। इस डिवाइस को हम बोलते हैं सिंगल फेस प्रिवेंटर। अब ये प्रिवेंटर कैसे दिखता है यदि आपको नहीं मालूम तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देखोगे मेरे पास में एक पिक्चर है जो कि सिंगल फेस प्रिवेंटर का है। इस प्रिवेंटर को यदि आप लगाओगे तो इस कंडीशन में जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होगा तुरंत ये प्रिवेंटर पावर सप्लाई को बंद कर देगा, वोल्टेज कम होने पे भी पावर सप्लाई को बंद कर देगा। इसके अलावा 3 फेज का पावर सप्लाई जो आएगा, उस पावर सप्लाई में से यदि एक फेज का पावर सप्लाई कोई गायब हो जाता है तो इस कंडीशन में भी ये प्रिवेंटर जो है, ये प्रिवेंटर पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इस कंडीशन में हमें कैसे डिस्कनेक्ट करता है यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए यहां पे आपको मिलेगा L1 L2 L3 टर्मिनल। इन तीनों टर्मिनल पे आपको RYB तीनों फेज के पावर सप्लाई को लाके यहां पे कनेक्ट करना होता है। उसके बाद यहां पे आपको NO-NC कॉन्टैक्ट मिलता है, जहां पे कॉमन टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना होगा, और यहां पे जो NO कॉन्टैक्ट है उसके जरिए पावर सप्लाई आपके कॉन्टैक्टर को चला जाएगा, जिसके जरिए कॉन्टैक्टर को चालू करे हो। तो यहां से पावर सप्लाई यदि नहीं जाएगा, मान लीजिए यहां पे पावर सप्लाई कट गया, तो इस कंडीशन में ये कॉन्टैक्टर हमारा बंद हो जाएगा। तो वही काम यहां पे ये करता है, जैसे पावर सप्लाई में कोई दिक्कत दिखा इसको, तुरंत यहां से यहां पे पावर सप्लाई जो जा रहा था उस पावर सप्लाई को यहां पे बंद कर देगा, जिसके वजह से यहां से पावर सप्लाई कॉन्टैक्टर को नहीं जाएगा, जिसके वजह से कॉन्टैक्टर हमारा डायरेक्टली बंद हो जाएगी। इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे हमारा जो ड्राइंग है उस ड्राइंग में देखोगे कि जो हमारा पावर वायरिंग है, इस पावर वायरिंग तो हमने रीड कर लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से रीड कर लिए। जैसे कि आप देखोगे यहां पे सिंगल फेस प्रिवेंटर जो था, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको आपको यहां पे 3 फेस का फीडबैक देना होता है। तो आप देखोगे यहां पे इस वाली जगह से 3 फेस का पावर सप्लाई दिया गया है इस वाले प्रिवेंटर को। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है टू कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोलिंग करने के लिए इन तीनों वायर का इस्तेमाल करना होगा। तीनों वायर में से एक क्या हो जाएगा, यहां पे कॉमन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एनओ, तीसरा हो जाएगा यहां पे एनसी। अब यहां पे कौन सा वायर कहां पे यूज हुआ है उसके लिए आपको कंट्रोल वायरिंग में देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए यहां पे जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इसी कॉन्टेक्टर को केवल चालू बंद करने के लिए पूरा का पूरा कंट्रोल सर्किट बनाया गया है। अब ये जो कंट्रोल सर्किट है, इस कंट्रोल सर्किट में देखोगे सबसे पहले तो यहां पे एक फेज सप्लाई आ रहा है। इस फेज सप्लाई को सिंपली एक फ्यूज के साथ कनेक्ट किया गया है। आप देखोगे यहां पे एक फ्यूज का सिंबल बनाया गया है। फ्यूज के बाद में यहां पे एक टॉगल स्विच है। टॉगल स्विच को चालू करने के बाद ही पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा। और इसके बाद यहां पे एक सिंगल फेज प्रिवेंटर का एनसी कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, एसपीपी लिखा हुआ है। आप देखोगे यहां पे भी एसपीपी लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो यहां पे सिंगल फेज प्रिवेंटर है, इसी प्रिवेंटर का जो यहां पे 3 वायर बताया गया था ना, ये तीनों वायर, इन तीनों वायर में से किसी 2 वायर का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि यहां से एक वायर गया है इस जगह पे और दूसरा वायर यहां पे इस जगह पे कनेक्ट है। ये जो यहां पे सिंबल बनाया हुआ है वो सिंबल डायरेक्टली इसका है, मतलब कि इसी का जो यहां पे कंट्रोल टर्मिनल है, इसी टर्मिनल को यहां पे डायरेक्टली दिखा दिया गया है और यहां पे इनने एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अब इस एनसी कॉन्टेक्ट से पावर सप्लाई स्टॉप पुश बटन में जा रहा है। स्टॉप पुश बटन तो आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको यहां पे जल्दी से दिखा देता हूं। आप देखोगे यहां पे ये जो बटन होती है इसको हम बोलते हैं स्टॉप पुश बटन, तो इसी को पावर सप्लाई मिला है। आगे आपको स्टार्ट पुश बटन भी देखने को मिलेगा, तो मैं आपको पहले ही पिक्चर दिखाता हूं। स्टार्ट पुश बटन का पिक्चर इस प्रकार से होता है, स्टॉप पुश बटन का पिक्चर इस प्रकार से होता है। इसमें यदि आप देखोगे तो यहां पे एनओ लिखा होता है, यहां पे एनसी लिखा होता है। ठीक है, इतना चीजें आपने समझ लिए। अब यहां पे जो हमारा ड्राइंग है इसमें देखेंगे कि स्टॉप पुश बटन जो है इससे पावर सप्लाई यहां पे ऑटो मैनुअल करके कुछ डिवाइस लगा हुआ है उसके साथ में कनेक्ट किया जा रहा है। अब आखिर ये क्या होता है, देखिए यहां पे जो मोटर है ना, इन दोनों मोटर को चालू करने के लिए कुछ कंडीशन दिया गया है कि कौन सा मोटर को हमें कैसे चालू करना है। यदि हम यहां पे चाहते हैं कि जो हमारा सेकेंड मोटर है, इस मोटर को यदि स्टार्ट पुश बटन के जरिए चालू करना है तो इसके लिए हमें मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं यहां पे कि जो यहां पे टाइमर दिया गया ना, ये वाला टाइमर, इस टाइमर के जरिए ऑटोमेटिकली सेकेंड मोटर हमारा चालू हो जाए, तो इस कंडीशन में यहां पे हमें ऑटो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ऑटो मैनुअल क्या होता है तो मैं आपको दिखा दूं। आपको यहां पे इस प्रकार का एक स्विच मिलता है। ये स्विच जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं ऑटो मैनुअल वाली सेलेक्टर स्विच। ऑटो मैनुअल वाली सेलेक्टर स्विच जो होता है इसमें आपको यहां पे 1 नंबर का टर्मिनल, A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल देखने को मिलेगा। यहां पे A2 आपको यहां पे क्या करना होता है, 1 नंबर टर्मिनल पे फेज सप्लाई ला के देना है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन टर्मिनल पे आप पावर सप्लाई दे रहे हो। A1 टर्मिनल से पावर सप्लाई तभी निकलेगा जब इस सिलेक्टर स्विच को 1 नंबर पे सिलेक्ट करोगे, और इसके बाद A2 टर्मिनल जो होता है उससे पावर सप्लाई तभी निकलेगा जब आप यहां पे सिलेक्टर स्विच को 2 नंबर पे सिलेक्ट करोगे। मतलब कि इसको रोटेट करके 2 पे सिलेक्ट करोगे तो यहां से पावर सप्लाई निकलेगा, और इस स्विच को यदि आप यहां पे 1 पे सिलेक्ट कर दोगे तो इस कंडीशन में पावर सप्लाई यहां से निकलेगा। ठीक है, इतना चीजें आपने समझ लिए। अब दोस्तों यहां पे ना हमारे पास में एक टाइमर भी है, जैसे कि मैंने टाइमर बताया, टाइमर भी लगा हुआ है। तो टाइमर कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें आपको यहां पे A1 A2 टर्मिनल मिलता है टाइमर को ऑपरेट करने के लिए। इसके बाद आपको यहां पे 15 16 18 नंबर का टर्मिनल मिलता है, जो कि कॉमन NC NO होता है, उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप 25 16 28 नंबर का टर्मिनल जो है उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे एक टाइमर भी लगा हुआ है। उस टाइमर का सिंबल जो है वो सिंबल आपको मैं यहां पे दिखाता हूं। ये टाइमर हमारा लगा हुआ है, उस टाइमर के अंदर 0 से लेकर 60 सेकंड का टाइम सेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कितने देर के बाद में इस मोटर को चालू करना है। तो ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच जो है इसके कॉमन टर्मिनल पे यहां पे फेज सप्लाई दिया गया है। फिर इस स्विच को यदि हम ऑटो पे सेलेक्ट करेंगे तो पावर सप्लाई इधर से फ्लो होगा, और मैनुअल पे सेलेक्ट करने पे पावर सप्लाई इस साइड से फ्लो होगा। अब किस प्रकार से फ्लो हो रहा है, किस प्रकार से मोटर चालू होगा, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि हम यहां पे मैनुअल पे सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में देखोगे फेज सप्लाई यहां से आएगा, स्टॉप पुश बटन से होते हुए इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर यहां से पावर सप्लाई इस जगह पे। अब यहां पे पावर सप्लाई जो है वो 2 जगह पे जा रहा है, इधर भी और इधर भी। अब यदि हम यहां पे इस सेलेक्टर स्विच को, यहां पे एक सेलेक्टर स्विच दिया गया है, सेलेक्टर स्विच सेकंड वाली है। फर्स्ट सेलेक्टर स्विच तो हमारा यहां पे लग गया, और दूसरा सेलेक्टर स्विच यहां पे लगा हुआ है। तो दूसरा सेलेक्टर स्विच जो है ना यहां पे, इसको यदि हम यहां पे फर्स्ट वाली जगह पे सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट मोटर के लिए सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पे फेज सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए फर्स्ट मोटर को चालू कर दिया जाएगा।
और जैसे ही मोटर चालू होगा तो इसका एनो कॉन्टैक्ट, किसका एनो कॉन्टैक्ट है, तो यहां पे कॉन्टेक्टर जो लगा हुआ है ना, इसी कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टैक्ट यहां पे लगा हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे इस कॉन्टेक्टर के ऊपर में यदि आप देखोगे तो यहां पे एनो लिखा हुआ है। तो ये जो यहां पे एनो कॉन्टेक्ट है ना, ये वाला कॉन्टेक्ट और ये वाला कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट का यूज किया गया है कॉन्टेक्टर को चालू रखने के लिए, मतलब कि होल्ड करने के लिए। तो आपको यहां पे क्या करना होता है, तो यहां पे क्या हुआ है कि ये जो एनो कॉन्टेक्ट है, ये एनो कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा, मतलब कि होल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो मोटर है, मोटर चालू हो जाएगा। अब यदि आप चाहते हो सेकंड मोटर को चालू करना, तो इस सेलेक्टर स्विच को यहां पे 2 पे सेलेक्ट करोगे। 2 पे सेलेक्ट करने पे क्या होगा, ये जो बटन है, इस बटन को केवल प्रेस करके हम इसको चालू कर सकते हैं। यदि हम यहां पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये बटन को प्रेस करने पे हमारा ये मोटर जो है ना, ये चालू नहीं होने वाला है। मतलब कि केवल इसको यहां पे सेलेक्ट करने पे सेकंड मोटर चालू होगा, और इस सेलेक्टर स्विच को यहां पे सेलेक्ट करने पे, 1 नंबर पोजीशन सेलेक्ट करने पे, इस वाले स्टार्ट पुश बटन के जरिए केवल फर्स्ट मोटर चालू होगा। मतलब कि यहां पे सेलेक्टर स्विच है, इसके जरिए हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से मोटर को हमें चालू करना है, फर्स्ट मोटर को चालू करना है, सेकंड मोटर को चालू करना है, उसका सिलेक्शन करके हम यहां पे चालू कर सकते हैं। अब यदि आप यहां पे चाहते हो कि जो आपका यहां पे मोटर है, उस मोटर में से फर्स्ट मोटर को आप चालू कर दो, लेकिन सेकंड मोटर ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद चालू हो जाए, तो इसके लिए आपको यहां पे ये जो सेलेक्टर स्विच है ना, इसको ऑटो पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑटो पे सेलेक्ट करने पे क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से जाएगा इस वाले स्टार्ट पुश बटन के पास में। इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहां से होते हुए, अच्छा यहां पे एक सेलेक्टर स्विच और लगा हुआ है, आप देखोगे यहां पे SS1 लिखा हुआ है और यहां भी SS1 है। मतलब कि ये जो यहां पे सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, इसी के पीछे में और एनो एनसी कॉन्टैक्ट होंगे, उन एनो एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल यहां पे किया गया है। आप देखोगे यहां पे कॉन्टैक्ट ओपन है, मतलब कि एनो कॉन्टैक्ट यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे सेलेक्ट करोगे तो ये भी ऑटोमेटिकली यहां पे क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने की वजह से क्या होगा, यहां से पावर सप्लाई, इधर स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहां से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए डायरेक्टली फर्स्ट मोटर को चालू कर देगा, और मोटर जैसे चालू होता है ये क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई यहां से मेंटेन होगा, और इसको रिलीज करने के बाद भी, यहां से रिलीज भी कर दोगे तो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते रहेगा, मोटर चालू रहेगा। अब इसी जगह से एक बार को लूप करके टाइमर को पावर सप्लाई दिया गया, मतलब कि टाइमर भी अपना काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही टाइमर का काउंटिंग कंप्लीट होता है, यहां से पावर सप्लाई जो इस पॉइंट पे आ रहा था, टाइमर के एनो कांटेक्ट पे आ रहा है, वो यहां पे क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई यहां से, ये तो पहले से ही क्लोज है ना, जब हम इसको ऑटो पे सेलेक्ट किए तो ये यहां पे क्लोज रहेगा, तो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होकर सेकंड मोटर को चालू कर देगा। मतलब कि टाइमर का जो टाइम है, उस टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली सेकंड मोटर चालू हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि दोनों मोटर जो है उसको किस प्रकार से चालू किया जा रहा है। आपके पास में यहां पे दो सेलेक्टर स्विच है, एक तो ये वाली, दूसरा ये वाली। फर्स्ट वाले सेलेक्टर स्विच को यदि आप ऑटो पे सेलेक्ट करोगे तो इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके फर्स्ट मोटर को आप चालू करोगे, और सेकंड मोटर ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। इसके बाद यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पे करोगे, फिर आप यहां पे मैनुअल पे करने के बाद यहां पे आपके पास में एक और सेलेक्टर स्विच मिलेगा, इसको भी आपको सेलेक्ट करना होगा। एग्जांपल के तौर पे इसको मैनुअल पे कर दिए, और इसको यदि आप 1 पे कर दिए तो इस कंडीशन में इस वाले स्टार्ट पुश बटन के जरिए मोटर 1 को हम चालू कर सकते हैं। यदि हम यहां पे इस वाले सेलेक्टर स्विच को सेकंड पे सेलेक्ट कर दिए तो इस कंडीशन में पावर सप्लाई यहां तक आएगा, इधर कोई भी पावर सप्लाई फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन में इस वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके हम डायरेक्टली सेकंड वाले मोटर को यहां पे चालू कर सकते हैं, सेकंड मोटर हमारा रन करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके बाद यदि हम यहां पे ये चाहते हैं कि फर्स्ट मोटर के बाद सेकंड मोटर दोनों रन हो, तो इसके लिए हमें ऑटो पे ही सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना चीजें आपने आसानी से समझ ली है। अब दोस्तों ये जो ड्राइंग था ना, ये ड्राइंग बहुत ही बेसिक था। अब यदि आप सीखना चाहते हो कि एसीबी ब्रेकर जो है, बीसीबी ब्रेकर जो है, बड़े बड़े पैनल के ड्राइंग जो होते हैं उसको आखिर किस प्रकार से रीड करते हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो कोर्स बनाया हूं। ड्राइंग को आखिर किस प्रकार से पढ़ते हैं, उस कोर्स का नाम है हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल डायग्राम। ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स के बारे में, ये जो कोर्स है, इस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको यहां पे इस प्रकार का जो बड़ा एलटी पैनल होती है ना, उस पैनल का भी ड्राइंग पढ़ना आ जाएगा। ड्राइंग पढ़ना छोड़िए, आपको यहां पे मैं ट्रबल शूटिंग करना भी सिखा दूंगा ड्राइंग को देख के। आप देखोगे इस वाले कोर्स के अंदर में यहां पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्लास जो होगा वो होगा एक बेसिक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में। जब भी आप कुछ भी सीखने जाते हो तो बेसिक से स्टार्ट करना होता है, छोटा लेवल से स्टार्ट करना होता है, जिससे कि आपको छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहां पे सबसे पहला क्लास जो है उसमें हमने आपको बेसिक ड्राइंग बताए हैं, जो कि 18 मिनट का पूरा क्लास है। इसके बाद सेकंड क्लास में यदि आप आओगे तो यहां पे पुश बटन, सोलेनॉइड कॉइल जो होती है उसका ड्राइंग
कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में बताएं, जो कि 19 मिनट का क्लास है। इसके बाद रिले कॉन्ट्रैक्टर का ड्राइंग जो होता है उसको कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए 28 मिनट का पूरा क्लास है। इसी प्रकार से आप देखोगे यहां पे 4th नंबर में सेलेक्टर स्विच जो मैं आपको दिखा रहा था उसका पूरा डिटेल वाली ड्राइंग का पूरा कोर्स है, उसको आप रीड करके पूरा समझ सकते हो। फिर 5th क्लास में आओगे तो ईओटी क्रेन जो होता है, मटेरियल को उठाने के लिए जो हम क्रेन यूज करते हैं, उसका ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद 2 मोटर का जो स्टार्टर है उसका ड्राइंग बना हुआ है, उस ड्राइंग को कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर टाइमर वाली जो सर्किट होती है, टाइमर वाली जो ड्राइंग होती है उसको आखिर कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फिर मल्टीपल सर्किट जो होती है उनका सर्किट कैसे ड्राइंग पढ़ेंगे, पीसीसी पैनल जो होता है उस पैनल का सिंगल लाइन डायग्राम कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद 33 केवी का पावर सप्लाई का सिंगल लाइन डायग्राम कैसे पढ़ेंगे। और इतना सब ड्राइंग जो हमने पढ़े उसका पूरा पीडीएफ मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड कर दिया हूं। इसके नीचे में जो पीडीएफ है ना, या फिर जो क्लासेस है वो पूरा का पूरा एक मेन इंपॉर्टेंट वाली क्लासेस है, वो सभी क्लासेस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे एमसीसी पैनल जो होती है उसका ड्राइंग पढ़ना सिखाया हूं। फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर का ड्राइंग, इसके बाद इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग जो होती है उसको पढ़ते हुए कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 38 मिनट का पूरा क्लास है। इसके बाद हाइड्रोलिक टाइप का लिफ्ट जो होता है उसका ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे, होस्ट जो होती है, क्रेन जो होती है उसका वो ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे, 50 मिनट का क्लास है। इसके बाद आप देखोगे एसएफयू टाइप का ड्यूअल स्टार्टर होती है उसका डायग्राम कैसे पढ़ना है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का ड्राइंग जिसमें वाटर लेवल कंट्रोलर भी लगा हुआ है उसका कैसे पढ़ेंगे। फायर फाइटिंग पैनल, इसके अलावा यहाँ पे फायर फाइटिंग पैनल पीएलसी के साथ जो लगा हुआ है उसको ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे, ड्राइंग को पढ़ के ट्रबल शूटिंग कैसे करना है। इसके अलावा मशीन का ड्राइंग, यदि आप पूरा वर्किंग जानना चाहते हो कि मशीन कैसे वर्क करेगा ड्राइंग पढ़ के, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हूं। पीएलसी बीएफडी का ड्राइंग कैसे पढ़ना है, बीसीबी ब्रेकर जो लगा होता है उसका ड्राइंग कैसे पढ़ना है, बीसीबी पैनल जो होती है उसके अंदर क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल जो होता है कैसे काम करता है, कैसे ड्राइंग पढ़ते हैं उसके बारे में, एचवीएससी सिस्टम के बारे में। इसी प्रकार से आपको बहुत सारा और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, वहां से डायरेक्टली आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे इस कोर्स के बारे में या फिर किसी और टाइप के कोर्स के बारे में, जैसे कि हमारे पास में आप लोगों के लिए बहुत सारा कोर्सेस है। जैसे कि आप देखोगे यहां पे हमारा एक वेबसाइट है वायरिंग स्कूल के नाम से, यहां पे हमारे पास में आप लोगों के लिए एक बुक है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ए टू जेड वायरिंग बुक। इस बुक का पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे कि आप देखोगे यहां पे पीडीएफ है, पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो तो उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। हाई क्वालिटी में आप देखोगे कितना भी जूम कर दो पीडीएफ यहां पे फटेगा नहीं, अच्छे तरीके से आप यहां पे पूरा रीड कर सकते हो। तो पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो इसको बाय कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप वीडियो कोर्स के माध्यम से सीखना चाहते हो तो यहां पे हमारे पास में कोर्सेस अवेलेबल है, जो कि हमारे पास में पीएलसी का, स्काडा का, बीएफडी का, इसके अलावा लाइव क्लास भी चल रहा है उसका ड्राइंग का क्लास है। इसके अलावा नीचे आओगे तो यहाँ पे पीएलसी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में कोर्स। इसी प्रकार से आपको और भी बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, उन कोर्सेज को ज्वाइन करके आपके इलेक्ट्रिकल नॉलेज को बढ़ा सकते हो। किसी भी कोर्स के बारे में यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली डायरेक्टली हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है या फिर कॉलिंग नंबर जो है 8989044606, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8989044606। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका इंक्वायरी होगा, जो भी आपका डाउट होगा, पूरा चीजें आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यदि आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, पीडीएफ को बाय करना चाहते हो या फिर आप ड्राइंग को पढ़ना सीखना चाहते हो तो सभी कोर्स का लिंक, सभी बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, वहां से डायरेक्टली आप उनको ज्वाइन करके सीखना स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास है इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।